राजकुमारी जी, आप यहाँ अभी तक अभ्यास कर रही हैं। हमने आपको महल जाने के लिए कहा था। राजकुमार अद्वैत मैथिली को अभी तक अभ्यास करते हुए देख कहते हैं। राजकुमार, हमने सोचा था कि थोड़ी देर अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद महल लौट जाएंगे। लेकिन अभ्यास करने के पश्चात हमें पता ही नहीं चला कि कब संध्या हो गई। राजकुमारी मैथिली ने कहा। राजकुमारी मैथिली, अभ्यास करना अच्छी बात है, किंतु एक सीमित तक। अधिक अभ्यास करने पर आपको ज्यादा थकावट महसूस होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और कोई भी काम न अधिक करना चाहिए और न ही कम। हर एक कार्य की तय की गई सीमा होती है। राजकुमार अद्वैत मैथिली को समझाते हुए कहते हैं, जिससे मैथिली उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती है और फिर उनकी बात खत्म होने पर कहती है, जी राजकुमार जी, हम आपकी बात समझ गए, अब चले महल। मैथिली नाटकीय अंदाज में राजकुमार अद्वैत से कहती हैं, जिससे राजकुमार अद्वैत भी हंस पड़ते हैं। वैसे आपको अकेले अभ्यास करते हुए भय नहीं लगा राजकुमारी? राजकुमार अद्वैत महल जाने के रास्ते में मैथिली से कहते हैं, ये भी आपकी ही वजह से हुआ है राजकुमार। मैथिली ने कहा। अद्वैत चलते हुए रुक गया। हमारी वजह भला कैसे? अद्वैत ने पूछा। क्योंकि आपके अभ्यास करवाने से हम धीरे धीरे अपने भय को समाप्त करते गए। जैसे कि हम पहले तलवार देखकर ही भय से दूर भागते थे, किंतु अब हमें तलवार से प्रेम हो गया है। अच्छा, फिर तो एक दिन आपको हमसे भी प्रेम हो जाएगा राजकुमारी। राजकुमार अद्वैत चेहरे पर मुस्कान के साथ ये शब्द धीरे से कहते हैं। कुछ कहा आपने राजकुमार? मैथिली अद्वैत की फुसफुसाहट सुनकर कहती हैं। नहीं, कुछ भी तो नहीं। अद्वैत ने कहा। देखा राजकुमार, आपसे बातें करते हुए कब हम महल पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। महल पहुंचते ही मैथिली ने कहा, जी राजकुमारी, अब आपको विश्राम करना चाहिए। और आपकी दो प्रेमी सहेलियां आपके चिंता में सूखी जा रही है। तभी हेमा और लता भागते हुए मैथिली के पास आती हैं और उनके साथ मैथिली अपने कक्ष में जाती हैं। प्रतियोगिता के एक दिन पहले। आज की विशेष सभा कल के प्रतियोगिता के लिए लगाई गई थी। महाराज उन चारों प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करेंगे। हमें उम्मीद है आप सभी प्रतियोगिता की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल से प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और हमें कुछ दिनों के बाद रणथंभोर के प्रजा को और इस राज सिंहासन का योग्य राजा या रानी मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं वो दिन अति शीघ्र ही आए। सभी के चेहरे हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। अपने अगले राजा को अपनी आंखों के सामने प्रजा परखने वाली है। प्रजा को कल के दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। सभा समाप्त होने पर महाराज और उनके साथ आए मंत्री जी और सहकर्मी भी सभा से चले जाते हैं। तभी राजकुमार उदय राजकुमार अद्वैत से कहते हैं, राजकुमार अद्वैत, हमने सुना है कि आप प्रतियोगिता का संचालन करेंगे। फिर तो प्रजा हमारी प्रतियोगिता न देखकर आपके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करेगी। राजकुमार उदय हंसते हुए कहते हैं। उनकी बात सुनकर मैथिली, राजकुमार पृथ्वी, धरा और दामिनी भी हंस पड़ते हैं। अच्छा, तो आपको प्रतियोगिता से ज्यादा इस बात की चिंता सता रही है कि रणथंभोर की लड़कियां हम पर ध्यान केंद्रित करेगी। राजकुमार अद्वैत भी उदय की बात पर कहते हैं। और नहीं तो क्या, सच कहे तो हमारा मुकाबला तो कल आपसे ही होने वाला है। इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं। तभी राजकुमारी दामिनी गंभीर होकर कहती हैं, मुकाबला तो उनसे किया जाता है जो मुकाबला रखने के योग्य भी है। राजकुमार उदय, हमें लगता है आप प्रतियोगिता से पहले ही पलायन कर जाए, क्योंकि अगर प्रतियोगिता के बीच में आप पलायन कर गए प्रजा तो आपको कायर समझेंगी। कहते हुए दामिनी हंसने लगाती है, लेकिन उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि दामिनी को अपने काबिलियत पर घमंड रहता है और वो दूसरों को अपने से कमजोर समझती है। राजकुमारी दामिनी को राजकुमार उदय पर इस तरह आठास करते हुए देख सभी दामिनी की ओर देखने लगते हैं। तभी राजकुमार पृथ्वी दामिनी को कहते हैं, अपनी काबिलियत पर इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए राजकुमारी दामिनी। हो सकता है आप जैसे राजकुमार उदय को कह रही हैं आपके साथ ही ऐसा हो जाए। राजकुमार पृथ्वी के ऐसा कहने पर राजकुमारी दामिनी भड़क उठी। आप कहना क्या चाहते हैं राजकुमार पृथ्वी, कि हम प्रतियोगिता से पलायन कर जाए? दामिनी आंखें सिकुड़ते हुए पृथ्वी की ओर देख कहती हैं, नहीं राजकुमारी दामिनी, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी काबिलियत होने बावजूद भी आप अगर ये प्रतियोगिता हार जाए तो ये आपके लिए बहुत पीड़ादायक भी हो सकता है।
राजकुमार पृथ्वी दामिनी को ललकारते हुए कहते हैं, जिससे दामिनी गुर्रा उठी। राजकुमार पृथ्वी, शायद आप जानते नहीं होंगे कि राजकुमारी दामिनी ने कभी हारना सीखा ही नहीं। राजकुमारी दामिनी चेहरे पर घमंड लिए कहती है। तभी राजकुमारी मैथिली उन सब के बीच में आकर कहती हैं, जी जी, पृथ्वी भाई साहब, कृपया इस बहस को यही खत्म कीजिए। प्रतियोगिता का जो भी फैसला होगा वो पिताजी महाराज और राजगुरु जी की देख रेख में लिया जाएगा। फिर हम व्यर्थ में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? राजकुमारी मैथिली बहुत ही सूझबूझ से कहती हैं, जिससे राजकुमार आद्वैत उन्हें देखता ही रहता है। तभी राजकुमार आद्वैत भी उन सभी को समझाते हैं, राजकुमारी मैथिली सही कह रही है, आप सभी लोग व्यर्थ में बहस कर रहे हैं। आपको तो प्रतियोगिता में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर दामिनी पृथ्वी को गुस्से में देखते हुए वहां से चली जाती हैं, तो राजकुमार पृथ्वी भी वहां एक पल के लिए नहीं रुकते हैं। अब वहां राजकुमार उदय, आद्वैत, धरा और मैथिली होते हैं। राजकुमारी धरा माहौल को देखकर कहती है, वैसे हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप सभी को भूख नहीं लगी? भूख का नाम सुनते ही राजकुमार उदय कहते हैं, हमें तो लगी है, हम तो कब से सभा समाप्त होने की राह देख रहे थे, हमसे तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुका जाता। राजकुमार उदय की बात पर उन सब के चेहरे पर फिर से मुस्कान छा जाती है। राजकुमार उदय और धरा भोजन कक्ष की ओर जा रहे थे। राजकुमार उदय उन सभी को हंसते हंसाते हुए जा रहे थे, लेकिन मैथिली के चेहरा पर उदासी छाई हुई रहती है, जैसे वो किसी गहन चिंता में डूबी हुई हो। राजकुमार आद्वैत मैथिली का मायूसी चेहरा देखकर उनसे कहते हैं, तब तक राजकुमार उदय और धरा भोजन कक्ष में जा चुके थे। राजकुमारी जी, आप इतनी चिंतित होकर क्या सोच रही है? राजकुमार, हम जीजी के विषय में सोच रहे थे। हालांकि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जीजी एक बहुत योग्य योद्धा है, उनमें राज सिंहासन संभालने के सारे गुण हैं, किंतु जीजी ने इसे अपना अहंकार बना लिया है। हमें तो इस बात की चिंता है कि अगर जीजी इस प्रतियोगिता में चूक हो गई तो क्या जीजी इतनी बड़ी हार का सामना कर पाएगी? यही सोचकर हमारा मन विचलित हुआ जा रहा है राजकुमार। राजकुमारी मैथिली की चिंता भरी बात सुनकर आद्वैत उनसे कहता है, राजकुमारी, आप सबके विषय में कितना सोचती है? प्रतियोगिता में तो हार जीत होती रहती है, इसी से ही तो हमें जीवन की सीख मिलती है। अगर हम हार को अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं तो हमारी हिम्मत, इच्छा शक्ति सब धरी की धरी रह जाएगी। और रही बात राजकुमारी दामिनी की, अगर उनका व्यक्तित्व ऐसा है तो उन्हें इसमें सुधार लाने की जरूरत है। अब आप इन सब विषयों में ज्यादा न सोचे, आइए भोजन कर लेते हैं, सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पता नहीं राजकुमार, किंतु जीजी को हम किसी भी तरह टूटने नहीं देंगे। हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। इसके लिए अगर हमें अपनी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ी, हम खुशी खुशी दे देंगे। राजकुमारी मैथिली ये शब्द कहे ही थी कि तब तक राजकुमार आद्वैत वहां से जा चुके थे। प्रतियोगिता के दिन रणथंभौर में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे। ढोल नगाड़े की आवाज से प्रजा और रणथंभौर के वासियों को सूचित किया जा रहा था कि प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। रणथंभौर की प्रजा अपने आगामी राजा को परखने वाली थी, जिसके प्रति उनके मन में ढेरों उत्साह थे। द्वारपाल महाराज राजगुरु जी और मंत्री जी के आने की सूचना प्रजा को देते हैं। प्रजा अपने आसन से खड़े होकर महाराज और राजगुरु जी का स्वागत करती हैं। महाराज चंद्रभान राजगुरु जी के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पधार रहे हैं। अपने महाराज को देखकर प्रजा में उत्साह भर जाता है। वो तालियों से महाराज का अभिवादन करते हैं। द्वार सेवक रानी कलावती और उनके साथ रतनगढ़ की राजकुमारी धरा के आने की सूचना देते हैं। एक बार फिर प्रजा अपनी रानी का स्वागत करते हैं, और फिर अंत में वो आते हैं जिनका इंतजार रणथंभौर की लड़कियां बेसब्री से कर रही होती हैं। राजकुमार आद्वैत चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए वहां उपस्थित होते हैं। तभी नगाड़े की आवाज आती है और मंत्री जी उन सभी के समक्ष प्रतियोगिता के विषय में कहते हैं, आज से प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। आज के प्रतियोगिता का पहला चरण होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता के संचालक हमारे रतनगढ़ के राजकुमार आद्वैत करने वाले हैं। मंत्री जी के कहने पर राजकुमार आद्वैत प्रजा के समाने उपस्थित होकर प्रतिभागियों को मैदान में उपस्थित होने को कहते हैं। यहाँ राजकुमार पृथ्वी, राजकुमार उदय उपस्थित हो जाते हैं।
उनके साथ ही राजकुमारी दामिनी भी अपने घोड़े के साथ उपस्थित हो जाती हैं। अब केवल राजकुमारी मैथिली का इंतजार रहता है। राजकुमार आद्वैत मैथिल के बारे में सोचते हुए ही चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित नहीं हुई थी। राजकुमारी जी, दरवाजा खोलिए। राजकुमारी मैथिल, क्या आप भूल गई है आज प्रतियोगिता का दिन है? जिसके लिए आप इतने दिनों से परिश्रम कर रही थी, वो दिन आ गया है। हाँ राजकुमारी मैथिल, सभी प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित हो गए हैं, केवल आपकी ही प्रतीक्षा हो रही है। राजकुमारी मैथिली सुबह से ही खुद को कमरे में बंद कर रखा था। न किसी से बात कर रही थी और न ही कमरे से बाहर निकल रही थी। हेमा और लता बहुत देर से मैथिल को आवाज लगाती है, लेकिन वो कमरे से कोई उतर नहीं आता है, जिससे लता और हेमा काफी परेशान हो जाती हैं। हेमा, हमें तो बहुत डर लग रहा, कहीं राजकुमारी को कुछ हो तो नहीं गया। डर तो हमें भी लग रहा है लता, पर राजकुमारी दरवाजा भी तो नहीं खोल रही है। हेमा, हमें लगता है हमें बाहर चलकर महाराज और सबको बता देना चाहिए कि राजकुमारी ने खुद को कक्ष में बंद कर लिया है। पर लता, अभी तो सब प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित होंगे, ऐसी में हम उनके समक्ष कैसे कहेंगे? हेमा और लता सोच सोच कर परेशान हो जाती हैं कि वह आखिर करे भी तो क्या। राजकुमारी मैथिली डरी सहमी सी कक्ष के एक कोने में बैठी रहती हैं। उनके चेहरे पर आई पसीना साफ बनिया कर रही थी कि वह प्रतियोगिता के लिए काफी डरी हुई है। लता हेमा की कोई बात का वह उत्तर नहीं दे रही थी। तभी फिर से हेमा दरवाजे के समीप से कहती है, राजकुमारी जी, आपके लिए एक विशेष संदेश आया है। राजकुमार आद्वैत की ओर से। राजकुमार आद्वैत का नाम सुनते ही राजकुमारी मैथिल अपना चेहरा घुटनों के बल उठाते हुए देखती है। क्या? राजकुमार आद्वैत का संदेश? लेकिन वो फिर से मायूस हो जाती हैं। राजकुमारी जी, आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं, किंतु आप एक बार राजकुमार आद्वैत का संदेश पढ़ लीजिए। हम यही द्वार पर संदेश रख देते हैं। हेमा वो संदेश राजकुमारी के कक्ष के पास रख कर चली जाती हैं और उनके कक्ष के दूर जाकर छुप कर रहती है। हेमा, क्या लगता है तुम्हें राजकुमारी राजकुमार का संदेश पढ़ेगी भी या नहीं? लता, राजकुमार ने तो यही कहा था कि राजकुमारी मैथिली को उनके संदेश आने की खबर बता दे, और अगर वो फिर भी दरवाजा न खोले तो संदेश वही द्वार पर रखाना। जैसा राजकुमार ने कहा हमने वही किया, अब देखते हैं राजकुमारी दरवाजा खोलती है या नहीं। राजकुमारी मैथिली अपने कक्ष से बाहर निकलकर धीरे से दरवाजा खोलती है। एक नजर अपने दाएं बाएं देखकर नीचे रखा हुआ संदेश उठाकर जल्दी से अपने कक्ष के अंदर जाती हैं और दरवाजा लगा देती हैं। खंबे के पीछे छिपी हेमा और लता राजकुमारी मैथिल पर नजर रखती है। तभी वो दोनों आपस में कहती हैं, ये क्या हेमा, राजकुमारी ने तो फिर से दरवाजा बंद कर दिया। उफ लता, सच में तुम्हारे सिर में बुद्धि की कमी है। अरे देखा नहीं, राजकुमारी ने राजकुमार का दिया हुआ संदेश ले लिया है और शायद अब पढ़ भी रही होगी। पर हमें तो समझ नहीं आ रहा है हेमा, राजकुमार संदेश क्यों भेजे? वो खुद भी आकर भी तो राजकुमारी जी को ले जा सकते थे ना। अरे बुद्धू लता, तुम नहीं समझोगी। राजकुमार को प्रतियोगिता में संचालक का कार्यभार सौंपा गया है, इसलिए वो नहीं आ सके। पर हेमा, संदेश पढ़ लेने से क्या राजकुमारी प्रतियोगिता में जाने पर मान जाएगी? यही तो हम भी सोच रहे हैं लता। पता नहीं क्या चल रहा होगा राजकुमारी के मन में। राजकुमारी मैथिली राजकुमार आद्वैत के भेजे गए संदेश को पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद राजकुमारी मैथिल एक पल के लिए आंखें बंद किए गहरी श्वास लेती है। उसके बाद आंखें खोले वो खुद को शीशे में देखती है। आज उनके चेहरे पर अगल ही आत्मविश्वास झलक रहा था और फिर अंत में अपने कक्ष का दरवाजा खोले वो बाहर निकलती हैं। उसे बाहर निकलते देख हेमा और लता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों भागती हुई मैथिल के पास पहुंचती हैं। राजकुमारी, हमें पता था राजकुमार का संदेश पढ़ते ही आप जरूर कक्ष से बाहर निकलेगी। अब चले प्रतियोगिता स्थल। राजकुमारी मैथिली जैसे ही ये कहती हैं, हेमा और लता मुंह खोले मैथिल को दिखती रह जाती और आखिरकार मैथिल प्रतियोगिता स्थल पहुंची जाती हैं। काफी देर तक प्रतियोगिता के प्रतिभागी राजकुमार पृथ्वी, राजकुमारी दामिनी और राजकुमार उदय अपने घोड़े के साथ प्रतियोगिता स्थल पर जाने की प्रतीक्षा करते हैं। अंत में खींचाकार राजकुमारी दामिनी ही कह उठी,
हम तीनों तो पहुंच चुके, तो फिर राजकुमार आद्वैत प्रतियोगिता आरंभ क्यों नहीं करते और किसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? राजकुमारी मैथिली। राजकुमार उदय फटी आंखों से देखते हुए कहते हैं, क्या क्या मतलब है आपका? दामिनी आश्चर्य हो जाती है। राजकुमारी दामिनी। राजकुमारी मैथिली के प्रतियोगिता में आने की प्रतीक्षा हो रही थी, वो देखिए। इतना कहते ही वो तीनों आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी मैथिली को देखते रहे थे, जो अपने घोड़े पर सवार होकर चेहरे पर मुस्कान बिखरे हुए प्रतियोगिता स्थल में पहुंचती हैं। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।